हमारा आज का विषय है भाषा और व्याकरण। अगर हम भाषा को संक्षिप्त शब्दों में कहें तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों और इच्छाओं को दूसरों पे व्यक्त करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। या भाषा की परिभाषा वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है ना? क्या वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप अब हम आगे बात करेंगे सेकंड चैप्टर पे। अभी हमने पढ़ा है कि भाषा किसे कहते हैं। तो अभिव्यक्ति का साधन ही क्या है? भाषा है, जहां पे हम अपने विचार व इच्छाओं को दूसरों पे क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। वही क्या है? भाषा है। दूसरा जो बिंदु है वो आता है भाषा के रूप। तो यहां पे हमें जानना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कई विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के 3 रूप माने हैं। उन्होंने मौखिक और लिखित के साथ सांकेतिक भाषा को भी भाषा का एक स्वरूप माना है। लेकिन कई विद्वान भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सांकेतिक भाषा के अंतर्गत क्या नहीं है? मान्य नहीं है, मतलब इसको भाषा का स्वरूप नहीं दिया है। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि सांकेतिक भाषा प्रत्येक चिन्हों का काम करती है, जहां पे प्रत्येकों द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे गूंगे कि जो भाषा को बोलने में सक्षम नहीं है, जो न मौखिक रूप से भाषा को बोल सकते हैं, न लिखित रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा का स्वरूप है। वो संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं? प्रकट करते हैं। ये तीसरा बिंदु है। लेकिन बात आती है मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ये भाषा के मुख्य रूप से अभिन्न अंग हैं। ये 2 भाषा के अभिन्न अंग हैं। यहां पे मौखिक भाषा, जहां पे हम अपनी बात मौखिक रूप से या तर्कों के द्वारा अपनी इच्छाओं को दूसरे पे क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यहां पे क्या होता है? श्रोता और वक्ता की प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर बदलती रहती है। जब बोलता है तो वक्ता होता है, सुनता है तो श्रोता है। लेकिन जब वही उसके तर्क देता है या उसके प्रश्न का उत्तर देता, तो उनकी भूमिकाएं क्या होती है? आपस में बदलती रहती है। तो ये मौखिक भाषा का एक स्वरूप है। लिखित भाषा, जहां पे हम दूसरा आता है लिखित भाषा, जहां पे हम अपनी भाषाओं को लिखकर बोलकर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद जो भाषा से जुड़ा अन्य सबसे मुख्य महत्वपूर्ण अंग है वो है लिपि। क्या है? लिपि भाषा का महत्वपूर्ण अंग है कि हम भाषा को कैसे लिखें, क्या है और इसकी लिपि क्या होती है। ठीक है ना? तो जैसा हमारी भाषा है हिंदी, तो हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी भाषा, देवनागरी। ठीक है? जैसे संस्कृत है तो संस्कृत की लिपि क्या है? ब्रह्म लिपि है। तो उसी प्रकार की लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखने का ढंग। ठीक है ना? लिपि का अर्थ क्या हुआ? लिखने का ढंग। अगर हम इसको परिभाषित करें तो भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो अगर हम लिपि को परिभाषित करें और आगे बढ़ाएं तो कहा जाता है कि भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्ह, जो भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्ह
किए जाते हैं, नियोजित किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और अगले वीडियो में अगले वीडियो जब आएगी तो उसमें व्याकरण के बारे में बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।